प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अलाभकारी संस्थाओं के लेखे। इसके संबंध में कुछ प्रश्न हमने देखे थे। उसी श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 से 13 तक। तो प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है, निम्न प्राप्ति व भुगतान खाता। नेक्स्ट स्लाइड में जो प्राप्ति व भुगतान खाता दिया गया है और जो तुलन पत्र दिया गया है उसके द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाना है और तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट बनानी है। कौन कौन सी सूचनाएं दी गई है? एक दिया गया है आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाता। क्या बताता है प्राप्ति भुगतान खाता? चालू वर्ष में जितनी भी नगद प्राप्तियां हैं अथवा नगद भुगतानों को जो है प्राप्ति भुगतान खाते में लिखा जाता है। यह आयगत और पूंजीगत में भेद नहीं करता है, जबकि हम जो आय व्यय खाता बनाने जा रहे हैं उसमें केवल और केवल आयगत मदें लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है उसके अंतर्गत चालू वर्ष की सभी नगद प्राप्तियों और भुगतानों को लिखा जाता है, चाहे वे चालू वर्ष से संबंधित हो, गत वर्ष से संबंधित हो या अगले वर्ष से संबंधित हो। लेकिन जो आय व्यय खाता है उसके अंतर्गत केवल और केवल चालू वर्ष से संबंधित मदों को लिखा जाता है। ये आपका प्राप्ति एवं भुगतान खाता। कौन कौन सी प्राप्तियां हैं? सबसे पहले तो जो रोकड़ का शेष दे रखा है आपको, ये निश्चित रूप से आपके आय व्यय खाते में तो नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रारंभिक शेष यदि प्रारंभिक बैलेंस शीट बनाना हो, और अंतिम शेष जो है अंतिम बैलेंस शीट में जाएगा। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन यानी चंदा। निश्चित रूप से अलाभकारी संस्थाओं की आय है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेकिन जाएगा कौन सा? केवल चालू वर्ष का, यानी 16, 17 और 17, 18 में से जो 17, 18 का है वही राशि जाएगी। इसके अलावा प्रवेश शुल्क, लॉकर का किराया, आजीवन सदस्यता शुल्क जो है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस जो है, यह पूंजीगत मद है और बैलेंस शीट में जाएगी। इसके अलावा सरकारी सहायता, ये जो सारी मदें हैं ये आयगत मदें हैं आय व्यय खाते में। फर्नीचर पूंजीगत मद है, संपत्ति में जाएगा। दूरभाष व्यय खर्च है, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में आना है। सैलरी जो 16, 17 की है वह नहीं, जो 17 और 18 की यानी चालू वर्ष से संबंधित जो वेतन है वह निश्चित रूप से आय व्यय खाते में आएगा। इसके अतिरिक्त अखबार के विविध व्यय, ये दोनों चीजें हैं, ये भी खर्च है, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाएगा। जबकि रक्षा बॉन्ड्स और भूमि, ये दोनों ही क्या है? पूंजीगत मदें हैं, संपत्तियां हैं और निश्चित रूप से कहाँ हस्तांतरित होगी? संपत्ति पक्ष में हस्तांतरित की जानी है। और क्या शेष दे रखा है हमें? और हमें कहा है प्रारंभिक तुलन पत्र यानी वर्ष की समाप्ति पर रोकड़ शेष, अप्राप्त चंदा यानी जब वर्ष प्रारंभ हुआ तो उस समय चंदा बकाया था 3000, जबकि हमने प्राप्त कितना कर लिया? इस 3 में से 2000 तो हमने इस वर्ष प्राप्त कर लिया। आय व्यय में नहीं जाएगा। ये 3000 में से जो 2000 प्राप्त कर लिया रिसीट पेमेंट में जरूर आएगा। आय व्यय में तो 22000 या कोई राशि चालू वर्ष की बकाया है। तो इस 3000 में से जो 2000 प्राप्त हो गया, रिमेनिंग 1000 का क्या करोगे? रिमेनिंग 1000 अभी भी बैलेंस शीट यानी अंतिम चिट्ठे में जाएगा। भवन 35000 अगर खरीदा है या बेचा है तो इसमें प्लस माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन है तो घटा देंगे, वरना यही राशि जो है बैलेंस शीट में चली जाएगी। अग्रिम लोकर किराया, अग्रिम प्राप्त चंदा, यानी जो लोकर किराया और जो चंदा था ये आपको इस साल वर्तमान में जो प्राप्त राशियां वो दी गई है, जबकि जब वर्ष प्रारंभ हुआ उसी समय एडवांस राशियां थी। यानी गत वर्ष में आपने चालू वर्ष की इनकम प्राप्त कर ली थी, चूंकि चालू वर्ष से संबंधित है, इस वर्ष की आय में यह राशि जोड़ी जाएगी। बकाया वेतन, जब वर्ष प्रारंभ हुआ उस समय वेतन बकाया था कितना? 2000, जबकि वेतन का भुगतान कितना है? गत वर्ष का 1000। तो 2000 में से 1000 का वेतन जो है चुका दिया गया है, 1000 जो है अभी भी बकाया रहने वाला है।
ऋण 10,000, पूंजी निधि 36,000 ओपनिंग फंड जो है अपने को दिया गया है। हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च के दिन जो है अपने को तैयार करना है। किस प्रकार तैयार करेंगे, वही आय व्यय खाता जो है आपका प्राप्ति भुगतान खाते की मदद से। तो सबसे पहले अपन यदि डेबिट पक्ष लेते हैं, क्रेडिट पक्ष, तो दूरभाष व्यय आ जाएगा आपका 800 यानी 800 रुपये। तो अब आपको ये देखना है कि क्या 800 रुपये के संबंध में कोई समायोजन है, नहीं है। तो दूरभाष व्यय जो है आपका 800 रुपये ये खर्च पक्ष में लिख दिया जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट मद क्या दे रखा है, वेतन गत वर्ष का नहीं लेंगे, चालू वर्ष का जो वेतन है 4,000 वही राशि ली जाएगी। लेकिन हमें यहाँ भी देखना है वेतन के संबंध में कोई समायोजन है क्या। तो 4,000 यह कहता है बकाया वेतन, जब वर्ष प्रारंभ हुआ उस समय वेतन बकाया था, यानी ये लास्ट ईयर का है, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। तो कितना, 4,000 रुपये जो है वह सैलरी लिख दिया जाएगा। चले अगली सूचना पर। अगली सूचना क्या कहता है, अखबार के 700 और विविध व्यय ये दे रखा है आपको 1,000 रुपये। 700 न्यूज़पेपर में, 1,000 रुपये जो है विविध व्यय में। इनके संबंध में किसी प्रकार के कोई समायोजन नहीं दे रखे, तो सीधा का सीधा आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया। तो ये तो कौन सा पक्ष हो गया आपका, भुगतान पक्ष पूरा। ये जो फर्नीचर है, रक्षा बॉन्ड्स है, भूमि है, कैश है, इन्हें क्यों नहीं लिया, ये पूंजीगत मदें हैं, ये बैलेंस शीट में जाती है, कभी भी आय व्यय खाते में नहीं आएगी। अब देखिए ये डेबिट पक्ष, चंदा जो प्राप्त किया गया है, हमने जो टोटल 24,000 का चंदा प्राप्त किया है, इसमें से 2,000 गत वर्ष के हैं, 16 एंड 17। हमें सिर्फ चालू वर्ष की इनकम लेनी है जो कि है 22,000। कुछ समायोजन, तो चंदे के संबंध में लिखा हुआ है 1,000 जो है चंदा अग्रिम प्राप्त किया गया है, यानी जब वर्ष प्रारंभ हुआ उसी समय यह पता है कि 1,000 एडवांस प्राप्त कर लिया। मतलब क्या हुआ, गत वर्ष में चालू वर्ष का चंदा प्राप्त किया था, तो चालू वर्ष की इनकम में इस राशि को अवश्य लिखा जाएगा। तो 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23। लेकिन यह अप्राप्त चंदा आएगा क्या, जो वर्ष के प्रारंभ में चंदा बकाया था वो गत वर्ष का चंदा है, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो ये जो 1,000 है यह हम जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। कितना आ जाएगा सब्सक्रिप्शन, ये था 22,000 और 1,000 जो कि लास्ट ईयर हमने एडवांस प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट मद देखते हैं क्या दे रखा है। अगला मद है प्रवेश शुल्क 2,800। तो प्रवेश शुल्क के संबंध में कोई समायोजन नहीं है, सीधा सीधा 2,800 जो है हम यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 2,800। अगली मद क्या दे रखी है प्राप्ति भुगतान खाते में, लॉकर का किराया 1,000 रुपये। क्या लॉकर के किराए के संबंध में समायोजन है, ये देखिए, अग्रिम लॉकर किराया 200, 1,000 तो प्राप्त किया है और वर्ष के प्रारंभ में 200 एडवांस में प्राप्त था, यानी यह भी चालू वर्ष की इनकम है। तो 1,000 में यह 200 रुपया जोड़ करके लिया जाएगा। लॉकर रेंट 1,000 जो हमने प्राप्त किया, 200 जो ऑलरेडी प्राप्त था लेकिन करंट ईयर से संबंधित था, यह राशि जो है यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट मद क्या दे रखी है, आजीवन सदस्यता शुल्क नहीं आएगा, पूंजीगत मद है, चिट्ठे में ट्रांसफर होगी। अगली मद है गवर्नमेंट से सहायता 11,000 रुपये, कहाँ लिखी जाएगी, ये इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे। अब आय व्यय खाते में जो मदें लिखी जानी थी, देखो प्राप्ति भुगतान खाता तो पूरा ट्रांसफर हो गया, इसमें कोई ऐसी मद है नहीं बकाया जो अपने को आय व्यय खाते में लेनी पड़े। अब क्या करना है, आय व्यय खाते का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 23 और 4 27 और 11, यहाँ की टोटल आ रही है 38,000 यानी 38,000।
38,000 में से 8, 4, 800, 5, 500 और 1, 6,500 घटाया जाएगा तो 31,500 क्या आ जाएगा? सरप्लस यानी अधिशेष। यह इस प्रकार से क्या हो गया, हमने आय व्यय खाते का निर्माण कर दिया। अब क्या बनाना है? बैलेंस शीट तैयार करना है। यह आपका चिट्ठे का 31 मार्च का। देखिए, चिट्ठा बनाने से पहले जो हमारे पास पूर्व में चिट्ठा था उन राशियों को लेते हुए चलेंगे। कैसे? जैसे रोकड़ का प्रारंभिक शेष था 12,000 रुपए। रोकड़ का जो प्रारंभिक शेष था 12,000, लेकिन जो अंतिम शेष है 2,500 रुपए, इसको कहाँ लिखोगे? अंतिम बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। यह बैलेंस शीट में कैश आ जाएगा आपका 2,500 रुपए। इसके बाद में क्या दे रखा था? अप्राप्त चंदा 3,000। जब वर्ष प्रारंभ हुआ उस समय 3,000 का चंदा बकाया था, लेकिन इसमें से 2,000 तो प्राप्त कर लिया, यानी अभी भी 1,000 का सब्सक्रिप्शन जो है पिछले वर्षों का बकाया रहता है। तो ये क्या लिख दिया जाएगा? सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 17 1,000। क्योंकि टोटल जो था 3,000 बकाया था, लेकिन चालू वर्ष में हमने 2,000 प्राप्त कर लिया, तो कितना रहेगा? 1,000 रुपए। क्या अभी भी सब्सक्रिप्शन बकाया है? कोई बकाया के संबंध में सूचना नहीं है। भवन दे रखा है 35,000 यानी 35,000। क्या भवन और खरीदा गया है? ये भवन भुगतान में लिखा हुआ है 20,000, यानी निश्चित रूप से जो भवन जो था पहले कितना था? 35,000 था। इसके अंतर्गत क्या कर लिया आपने ने? 20,000 का भवन जो है और खरीदा है, और इस राशि को हम क्या कर देंगे? इसके अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा। भवन में यह राशि जो है प्लस होकर के आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 35 और 20 55। 55,000 रुपए जो है हम बिल्डिंग के अंतर्गत यह राशि लिख देंगे। अगली मद कौन सी दे रखी है? यहां से तो क्लियर हो गया। अग्रिम लॉकर किराया गत वर्ष में था, अग्रिम प्राप्त चंदा ये भी गत वर्ष में था। बकाया वेतन कितना लिखा है? 2,000। इस 2,000 में से 1,000 चुका दिया गया है। तो अब वेतन कितना बकाया है? अब वेतन जो बकाया है 2,000 में से 1,000 आ गया, यानी 1,000 रुपए जो है वेतन अभी भी बकाया रहेगा। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग यह राशि जो है यहां पर लिख दी जाएगी। कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए। अगली मद क्या दे रखा है अपने को? ऋण 10,000। क्या ऋण के लिए किसी प्रकार का भुगतान है? क्या प्राप्ति है? कोई प्राप्ति या भुगतान नहीं है। तो ऋण जो 10,000 के थे बिल्कुल वही 10,000 क्या करेंगे हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। ये ऋण 10,000 क्लियर है। पूंजी निधि 36,800 तो ओपनिंग के अंतर्गत आ जाएगा पूंजी निधि 36,800। इसमें एक तो आपको जोड़ना होता है सरप्लस, अगर डेफिसिट हो तो घट जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आजीवन सदस्यता शुल्क है तो वह राशि भी ली जाएगी। तो कितना दे रखा है? देखिए, सरप्लस तो है ही अपना 31,500 और आजीवन सदस्यता शुल्क है 1,200 रुपए। तो 1,200 ये और 31,500 ये। तो ये 7 32,733 और टोटल आ जाएगा अपना 69,500। ये क्या आ जाएगा टोटल अपना यहां से जो कैपिटल फंड, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस और सरप्लस की राशि। इसके अतिरिक्त कौन सी मदें रहती है? रोकड़ ले लिया, चंदा हो गया, ये सारी मदें हो गई। अब देखिए, फर्नीचर के लिए भुगतान किया गया है 4,000। निश्चित रूप से फर्नीचर जो है 4,000 का खरीदा गया है। पहले कोई फर्नीचर था नहीं, अब जो है फर्नीचर आपका आ जाएगा 4,000 यानी 4,000 रुपए। इसके अतिरिक्त
और कौन सी पूंजीगत मद पे टिक किया था? रक्षा बॉन्ड। कितने के दे रखे हैं आपको? 18,000 रुपए के जो है आपको रक्षा बॉन्ड जो है वो दिए गए हैं। तो रक्षा बॉन्ड में आ जाएगा 18,000। और भूमि भवन कितना दे रखा है? भवन है 35,000। अच्छा, भूमि भवन अलग अलग है, कोई बात नहीं, भूमि जो लिख देंगे 20,000 और भवन अपना 35,000 है ही। तो भवन के अंतर्गत तो आ जाएगा अपना 35,000 और भूमि है अपना 20,000 यानी 20,000। हो सकता है आपको साथ में राशि दे दे। तो भूमि कितना दिया गया था? भवन 35,000 का और भूमि खरीदा था 20,000 का। अलग अलग है तो दोनों को हम अलग अलग दर्शा देंगे, 20 और 35। ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा अपना बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो 2018 है उसके संबंध में बैलेंस शीट जो है इस प्रकार से तैयार हो जाएगी। अब क्या कर देंगे? टोटल 69 1 70, 70 और 10 कितना हो जाएगा? 80,500 रुपए। इस पक्ष का भी टोटल कर देंगे, 1 और 4 5 और 18 23 43 48 78 और 2 80,500। इस प्रकार से जो है अपना अंतिम चिट्ठा तैयार कर देंगे। तरीका सीधा सीधा सा है। ये जो प्राप्ति भुगतान खाता आपके सामने होता है, ये जो मैंने टिक किए है ना, ये सारी आयगत मदें हैं और आयगत मदें आय व्यय खाते में जाता है। प्राप्तियां हैं, इनको हम क्रेडिट यानी इनकम में ले आएंगे, भुगतान खर्चों को हम डेबिट में ले आएंगे। और जिन पर मैंने स्टार लगाया है ये पूंजीगत मदें हैं, कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में हस्तांतरित होगी। तो आजीवन सदस्यता शुल्क यह है आपकी दायित्व में, फर्नीचर है, रक्षा बॉन्ड्स है, भूमि है, रोकड़ का शेष है, ये सारी की सारी जो अमाउंट है वो कहाँ चली जाएगी? आपकी संपत्ति पक्ष में। इसके अतिरिक्त जो बकाया अग्रिम इनके समायोजन डेफिनेटली करना है। क्या करना है? एक ही बात याद रखिए कि लेखा वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई आय और व्यय बकाया है तो उसे हम जोड़ देंगे। तो प्रारंभ में अगर बकाया होता तो उसे हम घटा देते अगर वह राशि प्राप्ति में जुड़ी हुई है, जबकि अग्रिम में उल्टा चलेगा। जो आरंभ में अग्रिम है उन राशियों को जोड़ेंगे और अंत की अग्रिम घटा दी जाएगी। इस प्रकार से जो अपना आय व्यय खाता और पूंजीगत मदें जो है वो बैलेंस शीट में हस्तांतरित की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राप्ति भुगतान खाते से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम खाते तैयार करने हैं। क्या क्या सूचनाएं दे रखी है? सूचनाओं में सबसे पहले लिखता है क्लब में 500 सदस्य है और प्रत्येक सदस्य वार्षिक चंदे के लिए 150 रुपए का भुगतान करता है। अब देखिए यहां प्राप्ति, बकाया, अग्रिम ये सब बाद की बातें हैं। 500 सदस्य, प्रत्येक सदस्य का जो सब्सक्रिप्शन होना है वो है 150। तो सीधा सीधा चंदे से जो होने वाली इनकम है वह कितनी आ जाएगी? 75,000। 31 मार्च 2018 यानी वर्ष की समाप्ति पर जो बकाया वेतन है वह है 1200 रुपए। और वर्ष के अंत में बकाया क्या करते हो? निश्चित रूप से जोड़ा जाएगा और दायित्व होने की वजह से लायबिलिटीज पक्ष में लिखा जाएगा। और वेतन भुगतान में 6,000 रुपए वर्ष 16-17 यानी लास्ट ईयर के हैं। तो जो सैलरी प्राप्त राशि है उसके अंतर्गत 6,000 रुपए अलग करके लिखा जाएगा। भूमि भवन पर 5% से हास, जितना भी लैंड एंड बिल्डिंग है 5% जो डेप्रिसिएशन आएगा कहाँ लिखोगे? आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। और संपत्ति में जो भूमि और भवन होगा उसमें से यह 5% राशि जो है आपकी घटा करके लिखी जाएगी। अब यह आपको दे रखा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। सबसे पहले लिखता है पुराने फर्नीचर का विक्रय, लागत है 6,000 जबकि बेचा गया है 4,000 रुपए में। तो 2,000 क्या हो गया?
लॉस आ जाएगा। और जो फर्नीचर का मूल्य है उसमें से 6000 कम करेंगे। सब्सक्रिप्शन निश्चित रूप से 17 और 18 का लिया जाएगा, 16, 17 और 18, 19 का नहीं लेंगे। अगर बैलेंस शीट बनानी हो प्रारंभिक तो यह प्रारंभिक में लेंगे और यह अंतिम में अपने को निश्चित रूप से लेना ही है। पुराने अखबार की बिक्री, मनोरंजन से लाभ और किराया, ये सभी मदें क्या दे रखी अपने को, आयगत मदें हैं, आय व्यय खाते के क्रेडिट में जाएगी। इसके अतिरिक्त फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकें, ये पूंजीगत मदें हैं, असेट साइड में आएगी। वेतन, सामान्य व्यय, बिजली व्यय, अखबार, डाक, पोस्टेज, प्रिंटिंग, ऑडिट फी, ये सभी की सभी क्या है, आयगत मदें हैं, आय व्यय खाते में आएगी। और जो रोकड़ का प्रारंभिक शेष है वो प्रारंभिक बैलेंस शीट में, अंतिम शेष जो है अंतिम बैलेंस शीट में। बस इतना सा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए कि कौन सी मद जो है आय और व्यय है यानी आय व्यय खाते में जानी है, और कौन सी मद संपत्ति अथवा दायित्व है जो बैलेंस शीट में जानी है। इसके बाद तो प्रश्न में कुछ बचता ही नहीं है। अन्य सूचनाओं में आपको प्रारंभिक बैलेंस शीट भी दे दिया, यानी यह बनाने की आवश्यकता अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को पूंजी निधि दिया हुआ है। बकाया वेतन गत वर्ष का 6000, अगर सैलरी जो है, देखिए अब यहां पर वेतन टोटल भुगतान है 72, चालू वर्ष का है, लास्ट ईयर का है या अगले वर्ष का, कोई सूचना नहीं है। लेकिन देखिए वेतन 72 है और बैलेंस शीट बताती है भाई 6000 तो जो है पिछले वर्ष के हैं, तो यह राशि क्या होगी, इसमें से घटाई जाएगी। इसके अतिरिक्त वेतन में क्या कहा था, 1200 बकाया भी है, इस राशि को हम जोड़ते हुए चलेंगे आगे। अगले इंफॉर्मेशन क्या लिखा है, अप्राप्त चंदा, यानी जब वर्ष प्रारंभ हुआ था या ऐसा कहें कि लास्ट ईयर के एंड में चंदा बकाया था 18000, इसमें से कितना प्राप्त हो गया, 18000 प्राप्त हो गया। कोई अपने को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो 16 ही प्राप्त होता तो 2000 अब भी बैलेंस शीट में जाता। पुस्तकें, फर्नीचर, भूमि भवन 30, 37 और 6 लाख का दिया गया है। अगर खरीदता है तो उसमें राशि जोड़ देंगे, बेचता है तो घटा देंगे, अगर डेप्रिसिएशन है तो वह राशि भी घटाकर लिखी जाएगी। अब क्या बनाना है अपने को, आय व्यय खाता तैयार करना है। सबसे पहली बात तो अपने सब्सक्रिप्शन की है, साफ सटीक शब्दों में लिखा था 500 सदस्य हैं, प्रत्येक का चंदा जो है वह 150 है, यानी ये तो आ जाएगा 75,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 75। लेकिन प्राप्ति भुगतान खाता कहता है 60,000 ही प्राप्त किया है, तो 15,000 क्या है, बकाया। बकाया कहां जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में 15,000 जो है वो आपका लिखा जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये यहां आ जाएगा 15,000 रुपए। क्लियर है, 60,000 प्राप्त होना 75 में से, तो 15,000 क्या रह जाएगा, बकाया। अब क्या आ जाएगा सब्सक्रिप्शन के बाद में, पुराने अखबार की बिक्री जो है 10,800 और फर्नीचर का विक्रय, इस पर 2,000 का लॉस, क्योंकि 4,000 में बेचा है, लागत है 6,000, तो 2,000 रुपए फर्नीचर पर लॉस, फर्नीचर पर लॉस यहां आ जाएगा। अगली बात कौन सी है, अखबार की बिक्री, मनोरंजन से लाभ और किराया। तीनों ही मद क्या है, इनकम है, आय व्यय खाते के क्रेडिट में जाएगा। सबसे पहले अखबार की बिक्री, क्या इसके संबंध में कोई समायोजन है, कोई समायोजन नहीं है, 10,800 रुपए। नेक्स्ट क्या दे रखा था, मनोरंजन से लाभ 44,000, क्या इसके संबंध में कोई समायोजन, कोई समायोजन नहीं है, यह 44। और नेक्स्ट मद क्या दे रखी है, अगली मद है किराया 84, क्या किराया बकाया अग्रिम लिखता है, यहां पर भी नहीं है, इसमें भी कोई समायोजन बकाया अग्रिम का नहीं है, सीधा सीधा अपन क्या लिख देंगे 84,000। ये तो आपका प्राप्ति व भुगतान खाते का डेबिट पक्ष विद एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। अब क्रेडिट में चलिए, फर्नीचर आएगा नहीं, पुस्तकालय आएगा नहीं, वेतन कितना है 72,
वेतन के अंतर्गत देखो क्या कहता है कि 1200 अभी भी बकाया है, बकाया राशि जोड़ी जाएगी, और जो 6000 रुपए है वो लास्ट ईयर के हैं, तो इन 6000 को घटाएंगे, तो 72 में से 6000 घट जाएगा और 1200 रुपए जो है वो जोड़ दिया जाएगा। ये 1200 जो बकाया है यानी 73,200, इसमें से 6000 जो है वो घट जाएगा 67,200। ये क्या आ जाएगा आपका सैलरी का राशि। वेतन के बाद में क्या समायोजन है, सामान्य व्यय 18,000। देखो यहां से सिर्फ डेप्रिसिएशन रहा है, बाकी समायोजन हो गया। सामान्य व्यय 18,000, कोई इसमें एडजस्टमेंट है नहीं, तो पूरा का पूरा 18,000 जो है यहां पर लिख दिया जाएगा। अगली मद क्या दे रखी है सामान्य व्यय के बाद में, नेक्स्ट मद है बिजली व्यय 12,000, अखबार के जो है 33,800, तो 12,000 इलेक्ट्रिसिटी के और 33,800 न्यूज़पेपर के। क्लियर है। अगली मदे देखिए कौन सी दे रखी है, डाक के 3,000 और प्रिंटिंग के कितने हैं 40,000 रुपए, तो 3,000 रुपए ये पोस्टेज के, और स्टेशनरी के कितने दे रखे हैं, स्टेशनरी का दे रखा था आपको 40,000 और 8,000 है ऑडिट का। 40,000 स्टेशनरी, 8,000 ऑडिट में। कहा जाएगा आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। यह 40,000 और यहां आ जाएगा आपका 8,000। अब कौन सी मद बचती है, ये आपका प्राप्ति भुगतान खाता कंप्लीट, यहां का पहला पॉइंट कंप्लीट, दूसरा पॉइंट कंप्लीट, तीसरा पॉइंट बचता है भवन व भूमि पर 5% का हास लगाइए। भवन भूमि और तो कुछ खरीदा नहीं है, ना ही भूमि भवन बेचा है। कितना है भूमि भवन 6 लाख, और इस 6 लाख पर जो है 5% की दर से डेप्रिसिएशन लगाना है, और मूल्यह्रास कहाँ जाएगा, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। तो यहां आ जाएगा 6 लाख का 5% यानी कि 30,000 रुपए। अब जो डेबिट पक्ष की टोटल है वो टोटल एक तरफ कर लेंगे, क्रेडिट पक्ष की टोटल जो है एक तरफ, और दोनों में से डिफरेंस घटा देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 2,14,000 रुपए। और 2,14,000 में से 75, 10, 85, 44 और 84 जो है अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस जो आएगा अपना डेफिसिट आ जाएगा, हानि आ जाएगी, जो कि आपकी अंतर से आएगी 200 यानी कि 200 रुपए। कितना आ जाएगा डेफिसिट, घाटा 200। अब क्या बनाना है, 31 मार्च को बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले तो ये जो पुरानी बैलेंस शीट है उसी को आधार रखिए आप। रोकड़ है 15,000 प्रारंभिक, आपको कौन सा लेना है, अंतिम। कहाँ मिलेगा, प्राप्ति भुगतान खाते के एंड में 33,000 रुपए। ये 33,000 रुपए कैश में। उसके बाद में क्या दे रखा है, चंदा जो कि अप्राप्त है 18,000, अभी भी अप्राप्त है जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15,000, क्योंकि 75,000 हुआ था ना टोटल, 500 गुणा 150, इस 75,000 में से 60,000 ही प्राप्त हुआ था, तो 15,000 जो है वह बकाया रह जाएगा। फिर बैलेंस शीट में क्या लिखा है, पुस्तकालय पुस्तकें 30,000। क्या पुस्तकें और खरीदी गई है, तो देख लीजिए पुस्तकें बिल्कुल डेफिनेटली खरीदी गई है 10,000 की। क्या कोई पुस्तकें बेची गई है, नहीं बेची गई है, तो 10,000 की जो पुस्तकें हैं इस 30 में जोड़ देंगे, टोटल जो आ जाएगी अपनी 40,000 रुपए। ये आपका आ जाएगा 40,000 यानी कि 40,000। इसके अतिरिक्त क्या सूचना दे रही है, फर्नीचर है 37,000 का। अब देखिए फर्नीचर कितना खरीदा है 37, और 18,000 का तो यहाँ खरीदा गया है, 6,000 का बेचा गया है, तो 18,000 जोड़ देंगे और 6,000 घटा देंगे।
37,000 और 18,000, ये आ जाएगा 55, और 6,000 जो है इसमें से क्या कर देंगे अपन, लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 49,000। कितना आ जाएगा 49,000 जो है फर्नीचर का मूल्य आ जाएगा। अब क्या बचता है, भूमि भवन 6 लाख। क्या भूमि भवन खरीदा गया था? ये भुगतान पक्ष बताता है कुछ भी नहीं खरीदा। क्या भूमि भवन बेचा गया था? यह प्राप्ति पक्ष बताता है नहीं, रुपया प्राप्त नहीं हो तो बेचा भी नहीं है। अब 6 लाख का जो भूमि भवन था, इस पर डेप्रिसिएशन लगाया था अपने ने 5% से 30,000, और यह हास की जो राशि है इसमें से हम घटा देंगे, तो 6 लाख में से जो है 30,000 हम यहां पर लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, राशि जो आएगी वह आएगी 5,70,000 रुपए। अब और क्या सूचनाएं दे रखी है अपने को, अतिरिक्त जो सूचनाएं दे रखी है उसके अंतर्गत है बकाया वेतन 6,000 पूरा प्राप्त हो गया। पूंजी निधि कितनी है 694। इस पूंजी निधि में एक तो अपने को डेफिसिट जो है वह घटाना है, और अगर आजीवन सदस्यता शुल्क होता तो जोड़ देते, वो है नहीं, तो यह 200 रुपया क्या कर देंगे हम 6,94,000 में से घटा देंगे। ₹200 यहां से लेस कर देंगे, तो 693,800। यह क्या आ जाएगा आपका पूंजी के समायोजन के बाद की राशि। और क्या क्या सूचनाएं रहती है, वेतन के संदर्भ में अपने को कहा था 1,200 रुपए जो है वेतन का बकाया दायित्व पक्ष में जाएगा, और सब्सक्रिप्शन जो है 1,200 यह एडवांस, तो 1,200 और 12,000 जो है यह राशियां भी अपने आगे हस्तांतरित हो जाएगा। सैलरी 1,200 और यह जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है यह अपना आ जाएगा 12,000 रुपए। टोटल कर देंगे 693, 94, 95, 95 और 12,000 आ जाएगा 7,07,000। ये चिट्ठे का अपन क्या कर देंगे 15 और 49 यानी 64, 1,04,000। 1,04 के अंतर्गत अपन क्या कर देंगे 5,74 जोड़ देंगे, 6,74 और ये 33,000 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 7,07,000। इस प्रकार से जो है हम क्या करेंगे चिट्ठे का टोटल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सीधा सीधा सा है, प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में जो भी आय है वो आय व्यय खाते के क्रेडिट में, और भुगतानों में जो खर्च है वह डेबिट में। बकाया अग्रिम का समायोजन निश्चित रूप से करना है, और जो पूंजीगत मद हैं फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, किसी प्रकार का आजीवन सदस्यता शुल्क है, पुस्तकें हैं, खेल सामग्री है, इनका जो अंतिम शेष है वह अंतिम बैलेंस शीट में हस्तांतरित किया जाएगा। चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, स्पोर्ट्स क्लब की कुछ मदों के संबंध में सूचनाएं निम्नलिखित है, आपको इन्हें आय व्यय खाता और तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में लिखा जाना है। देखिए खेल निधि कितना है 80,000 निश्चित रूप से दायित्व पक्ष में जाएगा, और विनियोग जो है वह संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। अब जो खेल निधि पर जो ब्याज है वह राशि क्या करेंगे इसके अंतर्गत जोड़ दी जाएगी। खेल निधि पर जो दान प्राप्त होता है वह राशि भी इसमें जोड़ दी जाएगी, और किसी प्रकार का पुरस्कार या खेलों पर व्यय होता है तो वह राशि घटा देंगे। इस प्रकार से खेल निधि जो है दायित्व पक्ष में इस प्रकार लिखी जाएगी, और विनियोग जो है आपका असेट साइड में आ जाएगा। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सामान्य निधि यह तो दायित्व पक्ष में आ जाएगी, और विनियोग जो है वो संपत्ति पक्ष पे आ जाएंगे। क्योंकि सामान्य निधि कोई आयोजन विशेष हेतु नहीं बनाया जाता है, जनरल फंड बनाए जाते हैं, तो इस पर जो लाभ या जो इनकम है वह आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में जाएगा। तो यह 2,000 कहां चला जाएगा आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में। किस प्रकार, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट ऑन जनरल। अगर सामान्य निधि नहीं होता, कोई विशेष निधि होता, जैसे यहाँ पर खेल निधि है, कोई टूर्नामेंट निधि है, या किसी प्रकार के इवेंट विशेष के लिए कोई निधि बनाई जाती है, तो उसकी इनकम यहाँ नहीं आती।
कहाँ जाती? बैलेंस शीट में, जैसा कि मैं अभी आपको खेल निधि के बारे में समझाऊंगा। तो यह जो 20,000 है सामान्य निधि पर विनियोग, ये आपका यहाँ पर लिख दिया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में। लेकिन कोई विशेष निधि है तो निधि दायित्व में आएगी, उस निधि के संबंध में जो विनियोग है वो संपत्ति पक्ष में आएगा। निधियों पर जो इनकम प्राप्त है वो जोड़ देंगे और खर्च को घटा देंगे, सीधा सीधा सा तरीका है। तो खेल निधि हो गई 80,000, ये यहां पर लिख देंगे स्पोर्ट्स फंड 80,000, और इसके संबंध में जो विनियोग है वह राशि भी यहां लिख दी जाएगी 80,000। अब जो इन खेल निधि पर इनकम होनी है उसे इस फंड में जोड़ दिया जाएगा। किस प्रकार से जोड़ दिया जाएगा? देखिए कौन कौन सी इनकम है। एक तो विनियोगों पर ब्याज है 8,000 और डोनेशन प्राप्त हुआ है 30,000। तो इस 8,000 और 30,000 को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। 8,000 30,000 तो कितना आ जाएगा? 38 जोड़ेंगे 1,18,000। लेकिन इसमें से खर्च की गई राशियां कौन कौन सी है? एक तो प्राइज 16,000, एक खेल पर व्यय 7,000 घटा दिए जाएंगे। तो ये 16,000 और 7,000 जो है इसमें से घटा देंगे। 16,000 घटाना इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, ये 7,000 भी जो है अपने यहाँ पर घटा देंगे। ये खेल निधि से संबंधित समायोजन है जो यहाँ पर लिख देंगे। तो 23 ये हो जाएगा। 23,000 38 में से घटेगा तो 15, टोटल आ जाएगी इसकी 95,095,000। और जो सामान्य निधि है उसका क्या करोगे? निधि की राशि तो लायबिलिटीज में आ जाएगी, विनियोग जो है असेट्स। और सामान्य निधि पर जो इनकम होती है वह आय व्यय खाते में आती है, ना कि दायित्व पक्ष में। तो कितना है? निधि भी 2 लाख है, विनियोग भी 2 लाख है। तो 2 लाख रुपए जो है यहां पर फंड में लिख देंगे और 2 लाख रुपए ही अपन इससे संबंधित जो विनियोग है वहां पर यह राशि लिख दी जाएगी। विशेष गौर करिएगा, किसी भी प्रकार की विशेष निधि बनाई जाती है तो उस निधि को विनियोग करने पर जो ब्याज प्राप्त होता है, या अन्य प्रकार की कोई इनकम है, जैसे टूर्नामेंट निधि बनाई है तो टिकटों पर होने वाला विक्रय है, किसी प्रकार का डोनेशन प्राप्त होता है तो वह राशि उसमें जोड़ दी जाएगी। और जो खर्च है, जैसे टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर है, किसी प्रकार का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, या अन्य खर्चे उसमें से घटा दिए जाते हैं। जबकि जनरल फंड इधर आएगा, विनियोग इधर आएगा, इस पर होने वाली जो इनकम है वो आय व्यय खाते में लिखा जाएगा। अलाभकारी संस्थाओं के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। बचे हुए प्रश्न नेक्स्ट क्लास में लेकर के जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।